हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आ जाइए जी, आ जाइए। कैसे हो आप सब? हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हेलो बच्चों, हेलो हेलो विशाल, कोई बात नहीं बेटा। हेलो वैष्णवी, हेलो आकांक्षा, शिवांगी, शिद्दत, गुलफाम, ठाकुर साहब, रितेश, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? खुशनुमा जी, हेलो सुमित सैनी, हेलो संध्या जी, हेलो अवधेश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आ जाना बेटा वहां पर, ओके। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो जुनेद, हेलो आयुष, आ जाइए जी, आ जाइए। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रोहित। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड बेटा सूरज, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। हाँ बिल्कुल बेटा, कल। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर आज की बात हम कर लेते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर समावयवता के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आइए उन पर बात कर लेते हैं, फिर आगे की चीज को समझते हैं। तो अभी तक इस समावयवता वाले इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें कर ली है। इस समावयवता के चैप्टर में बेटा समावयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, श्रृंखला, क्रियात्मक स्थिति, मध्यावयवता, वलय श्रृंखला, ये हमने पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर ही मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, चलावयवता भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैं इसको पहले जीओसी में पढ़ाता था, लेकिन लगे हाथ इसको भी कंप्लीट करवा दो तो यहाँ पे यही क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, क्लियर है? हेलो 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 हेलो, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रेशम, स्वालू जी, ठीक है। ओके, और हाँ बेटा, वो ए स्टार बैच वाली जो वीडियो थी ना, जो 22 सेकंड की दिखाई दे रही थी, उसको ठीक करवा दिया गया है। ठीक है, वो ए स्टार बैच वाली जो मंडे वाली वीडियो थी ना, जो 22 सेकंड की दिखाई दे रही है, उसको ठीक करवा दिया गया है। ओके, तो जो ए स्टार बैच में बच्चे हैं उनसे वो उससे देख लेना। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। मयंक ठाकुर बेटा, उसका भी समाधान ढूंढेंगे, जल्दी उसका भी समाधान ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, टेंशन ना लो। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा चलावयवता। चलावयवता जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। हाँ जी, तो पिछले लेक्चर में हमने चलावयवता की हल्की सी झलक देखी थी, बस केवल इसकी परिभाषा देखी थी कि चलावयवता होता क्या है। अब आज इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। आज पूरा लेक्चर इसी के नाम करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके सर, किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं? किसी भी कंपाउंड के कितने भी आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, तो बेटा वो डिपेंड करता है आप उस कंपाउंड क्या है। क्या केवल उसके संरचनात्मक समावयवी बनाए जा सकते हैं, क्या उसके त्रिविम समावयवी भी संभव है, वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड को देख करके। ठीक है, ओके, तो अब चलावयवता हम स्टार्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े तो ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा आपको। ओहो, हाँ जी, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, कल करवाया था। तो जरा देखो ध्यान से, इनमें से कौन 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन का समावयवी नहीं है? ओके, इस कंपाउंड को आप जरा देखो ध्यान से। हाँ, मैं एकदम रेडी हूं सत्यम। हाँ जी, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन का कौन समावयवी नहीं है? तो बेटा जब भी आपसे इसे पूछ लिया जाए कि कौन समावयवी नहीं है, एक बार जरूर ये चेक कर लें कि यार उनके अणुसूत्र तो सेम नहीं है, क्योंकि समावयवी वही नहीं होगा ना जो अणुसूत्र सेम नहीं रखेगा। क्लियर है? तो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कौन समावयवी नहीं है, जिनके अणुसूत्र सेम नहीं हो। मतलब जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन शायद दूसरे में नहीं होते हो। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो फिर ये ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा आपको। ओके, हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है। अर्पण भारती बेटा कोशिश करेंगे अब। ठीक है, तो वो तो मेटामेरिज्म समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं और मेटामेरिज्म पर बात करते हैं। रिवीजन, पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। हाँ जी, देखो क्रियात्मक समावयवता में क्या था कि बस क्रियात्मक समूह अलग अलग हो तो आप बोल देना कि यार ये दोनों यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी है। दूसरी बात, वलय श्रृंखला वाला वलय बनाए और एक श्रृंखला बनाए, दोनों के अणुसूत्र समान हो तो आप बोल देना कि यार ये वलय श्रृंखला समावयवी है।
तीसरा था हमारे मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है बेटा कि कोई द्विसंयोजी या बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह उपस्थित है अणु में और उससे अगल बगल में अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। जब हम दो यौगिकों की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, इस यौगिक में क्रियात्मक समूह से अलग समूह जुड़े हुए हैं, इसमें अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो उनको बोल देंगे हम मध्यावयवी। आंख बंद करके बिल्कुल बोल सकते हो आप उनको मध्यावयवी। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पर ये कोई कंपाउंड है और अगर मैंने यहां पर कोई कंपाउंड ऐसा बना दिया, हाँ जी, ये कंपाउंड बना दिया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, आप दोनों के अगर अणुसूत्र सेम हैं तो बस यहां पे फर्क कितना है, इस सल्फर से जो क्रियात्मक समूह जुड़े, जो एल्किल समूह है वो उसमें नहीं है। इसमें सल्फर से अगल बगल में जो जुड़ा हुआ है वो इसमें दोनों के अणुसूत्र सेम है, बस इसमें जो एल्किल समूह है वो एल्किल समूह इसमें नहीं है, तो बोथ आर मेटामर ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के मेटामर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बस आपको इतना सा देखना है और कुछ नहीं देखना है। जैसे ही अगर मैंने आपको यहां पर, जैसे ही कल मैंने ऑक्सीजन यहां पे ये दिया था, एक ये बताया और एक ये देख लो, इसमें ऑक्सीजन से दोनों तरफ एथिल एथिल जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ और जुड़ा हुआ है, जबकि दोनों का अणुसूत्र सेम है। तो यहां पर क्लियर हुआ मामला? ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो मध्यावयवता भी बहुत आसान है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया भैया दिया गुप्ता जी? 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पर एथिल, ये एथिल लगा दिया। 2 नंबर पर मेथिल, मेथिल लगा दिया। पेंट मत, अब देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 कार्बन है। तो जिसमें 8 कार्बन नहीं होंगे तो पहले ही वहां से कार्बन देखते हैं, पता चल गया कि इनका अणुसूत्र सेम नहीं है। इसमें देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाला है, तो कहां एक दूसरे का समावयवी होगा? अणुसूत्र तो सेम होने चाहिए ना बेटा, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया? एकदम सिंपल है, एकदम बहुत आसान है, एकदम सब हलवा है। अभी तक ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं आया जो कि आपको लगे परेशान करने वाला है। अब हेडिंग डाल ली थी आपने चलावयवता। अब चलावयवता के अंदर आगे की कहानी हम समझते हैं। चलावयवता को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म। ओके, तो चलावयवता के अंदर बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि सर यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता होती है जिसमें दोनों के दोनों समावयवी एक दूसरे के साथ ऊष्मागतिक साम्य में होते हैं, मतलब वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। कुछ मात्रा इसकी होगी साम्य पर तो कुछ मात्रा इसकी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको यहां पर बताया था कि जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई कंपाउंड मैंने लिया, ये कोई कंपाउंड मैंने लिया, तो बेटा यही कंपाउंड नहीं होता है, इसका एक दूसरा रूप भी होता है। वो यहां क्या, यहां से मैंने एक H हटा दिया, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यहां OH कर दिया। ये कैसे होता है सब बताऊंगा। ये दो समावयवी हैं, दोनों के अणुसूत्र सेम हैं, परंतु ये एक दूसरे के साथ साम्य पे रहते हैं, मतलब कुछ मात्रा इसकी होगी तो कुछ मात्रा इसकी होगी। यह है आपका कीटो रूप, यह है आपका इनोल रूप। इनोल रूप। तो यहां पर इन दोनों में हुआ क्या कि सर यहां से एक हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन पे चला गया, एक हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन पे चला गया। देखो यहां से H, यहां 3 हाइड्रोजन थे, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं था, एक H कम हो गया, वहां चला गया। तो हाइड्रोजन के स्थानांतरण की वजह से यह समावयवता उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया बेटा? अरे शान खान बेटा एनसीईआरटी मत ढूंढ, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तेरे को ये टॉपिक डायरेक्ट, इसलिए बोल रहा हूं, समझ ले यहां पे ध्यान से। अनुनाद नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ, वेरी गुड पवन, वेरी गुड। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इतनी बात हमने देख ली थी कि यह एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों के दोनों समावयवी एक दूसरे के साथ ऊष्मागतिक साम्य में होंगे, मतलब साम्य अवस्था में कुछ मात्रा इसकी तो कुछ मात्रा इसकी है, ठीक है?
ओके, तो यहां पर ये दोनों समावयवी बन किसके रहे? चलावयवता हाइड्रोजन परमाणु, वो भी कौन सा? देखो चलावयवता, आगे लिखिएगा बेटा, चलावयवता, चलावयवता सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु के स्थानांतरण के कारण, के स्थानांतरण के कारण दिखाई देती है, के कारण होती है, के कारण दिखाई देती है, ऐसा लिखना, के कारण संभव होती है, संभव होती है, ये ज्यादा सही लग रहा है शब्द, संभव होती है। अब ये सक्रिय हाइड्रोजन क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अरे तो पढ़ा करो ना बार बार अर्सला जी बेटा, बार बार स्पेलिंग मत करो। हाँ जी, चलावयवता क्या होती है? एक्टिव हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या बला है सर? ये सारी बातें आप मेरे को बढ़िया समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर लेंगे। बेटा अब्दुल्ला जी आप बहुत बड़े बड़े मैसेज लिखते हो, बेटा मत लिखा करो प्लीज, अभी पढ़ लो। हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई। सर चलावयवता की कंडीशन क्या होती है ये बताओ हमें तो, ठीक है? तो अब हेडिंग डाल लो चलावयवता की शर्तें। हमें कैसे पता चलेगा चलावयवता की शर्तें? चलावयवता की शर्तें, हाँ जी, चलावयवता की शर्तें। क्या शर्त होती है चलावयवता दर्शाने की? पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन देखो, कार्बोनिल यौगिक चलावयवता दर्शाते हैं, नाइट्रो यौगिक चलावयवता दर्शाते हैं, ओके, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है। बस मैं यहां पर आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगा, ठीक है? यहां पर मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि चलावयवता की क्या शर्तें होनी चाहिए। यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक, अभी लिखते जाओ मेरे साथ साथ, कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। पहले बात यह देखो सर, जैसे कि उदाहरण CO कीटोन समूह हो जाए, ठीक है, CO समूह हो जाए, या फिर साइनाइड हो जाए, या फिर NO2 समूह हो जाए आदि। इनमें से अगर कोई समूह उपस्थित है तो वहां चलावयवता हो सकती है। बस अभी आप समझें इनको। दूसरी शर्त, यौगिक में, यौगिक में, यौगिक में, यौगिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से, यौगिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े कार्बन, जुड़े कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्फा कार्बन। जुड़े कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन हर जगह अलग अलग होता है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े हुए कार्बन को देखते हैं, वो भी एल्फा कार्बन कहलाता है। अभी जरा देखो ध्यान से, थोड़ी सी देर आपको बेटा अपनी स्पैमिंग रोकनी पड़ेगी और चुपचाप से सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्फा कार्बन। जो इस CO से जुड़ा होगा, इधर भी या इधर भी पहला कार्बन, इस साइनाइड में जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन, इस साइनाइड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन एल्फा कार्बन, इस NO2 से जुड़ा हुआ पहला कार्बन एल्फा कार्बन कहलाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े कार्बन, ठीक है, क्या लैंग्वेज गड़बड़ हो गई क्या तुम्हारे? स्पैमिंग के चक्कर में ना ध्यान बार बार उधर जाता है, तो इधर कुछ गलत लिखना है, जाता है। इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े, यहां पे ये यदि भी हटा दो यार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े कार्बन, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े कार्बन का sp3 होना आवश्यक है, sp3 संकरित होना आवश्यक है, sp3 संकरित होना आवश्यक है, एवं इस पर कम से कम एक
हाइड्रोजन परमाणु, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु। अब जरा देखो ध्यान से, एल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे एल्फा हाइड्रोजन, एल्फा एच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, पहली बात तो sp3 संकरित होना चाहिए और उस पर कम से कम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यह शर्त होनी चाहिए। अगर ये है तो फिर वो कंपाउंड चलाव योग्यता दर्शा सकता है। गॉट इट? तो वो कंपाउंड चलाव योग्यता दर्शा सकता। एक थर्ड, ये स्पेशल केस, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको लगाएंगे। यदि यौगिक में सक्रिय मैथिलीन समूह, यदि यौगिक में सक्रिय मैथिलीन समूह मतलब जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हो, ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हो, अगर ऐसा कोई उपस्थित है, ये स्पेशल केस है, इसके उदाहरण में लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। यदि किसी यौगिक में सक्रिय मैथिलीन समूह उपस्थित हो तो इसका हाइड्रोजन परमाणु चलाव योग्यता दर्शाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लो, बेटा डेली के डेली ऑर्गेनिक को रिवाइज करना पड़ेगा, बढ़िया से अच्छे से लिख करके इन चीजों को याद करना पड़ेगा, तो ही काम होगा। हाँ जी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट साथ के साथ लिखते चलना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीजें यहां पे लिख के लेकर आ रहा हूं, सब मैं खुद लिखवा रहा हूं, तो साथ के साथ लिखते चलना। नोट्स नहीं बनाओगे फिर मत बोलना मेरे को समझ में नहीं आया, मुंह से डालोगे यहां पे। ठीक है, पढ़ते रहना बढ़िया से अच्छे से, तो ही काम चलेगा। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होएगा बेटा। डन 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 डन। अब देखो ध्यान से आगे, उदाहरण बताओ सर। हाँ जी, उदाहरण। ओके, तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये CO समूह है। अगर बेटा देखो ध्यान से, CO समूह से ही डायरेक्ट मैं H जोड़ दूं तो क्या अणु में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है? अभी आप ये ध्यान रखो कि यार ये CO, CN और NO2 इनको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहा जाता है। अभी मैं इस बात पर गौर नहीं दे रहा हूं कि क्यों कहा जाता है, बस आप अभी ये समझो कि हाँ इन्हें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहा जाता है। अभी समझा दूंगा धीरे धीरे। ओके, CO हो, साइनाइड हो, NO2, उनमें चलाव योग्यता हो सकती है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर सर इसमें CO समूह तो है, लेकिन CO समूह से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे क्या? ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 अल्फा H। तो क्या ये चलाव योग्यता दर्शाएगा? ये चलाव योग्यता नहीं दर्शाएगा, चलाव योग्यता यहां पर नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहला कंपाउंड सेम इस तरीके से अगर मैंने यहां पे लिखा CH3COH, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यस। उस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या अल्फा होगा? यस। और उसका पहली बात तो sp3 संकरण होना चाहिए। एकल बंधित कार्बन तो सदैव sp3 होता है। क्या इस पर 3 अल्फा H है? यस, यहां पर 3 अल्फा H है। 3 अल्फा H है तो यह चलाव योग्यता दर्शाएगा, यहां पर चलाव योग्यता हो सकती है। ठीक है क्या मामला? ओके, सेम इस तरीके से इधर भी मैंने CH3 लगा दिया, इधर भी मैंने CH3 लगा दिया। CO समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन। और दूसरी बात ये sp3 संकरित भी है, एकल बंधित होता है। ठीक है, जिन्होंने संकरण पढ़ रखा है वो आराम से यहां पे कर सकते हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर, यहां पे टोटल 6 अल्फा H। तो क्या चलाव योग्यता होगी? बिल्कुल होगी, चलाव योग्यता आराम से होगी। ठीक है क्या मामला? ओके, अगला देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा CH3 CH2 CO CH2, ऐसा कुछ मैंने लिखा। कंपाउंड कैसा भी आ सकता है, शक्लें उसकी कैसी भी हो सकती है, घबराना नहीं है।
इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह CO समूह है। CO समूह से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए। तो अब जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, क्या ये कार्बन एकल बंधित है? यह वाला sp3 संकरित है, ये वाला sp2 संकरित है। तो यहां से तो इसको अल्फा कार्बन में नहीं बोलूंगा। यही वाला कार्बन क्या चलावयवता दर्शाएगा जी? ये वाला अल्फा कार्बन हमारे काम का है, जिस पर 2 H है, तो टोटल यहां पर 2 ही अल्फा H है। समझते रहना मेरी बातों को, सुनते रहना, बढ़िया से इधर उधर कमेंट बाजी करोगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं होएगा सिलेक्शन। ठीक है, ओके। तो चलावयवता दर्शाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? 2 अल्फा H इसमें, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पर, आगे वालों से मतलब नहीं है। CO समूह से जुड़ा हुआ पहला ही कार्बन देखा जाता है, ये फिर आगे वाले अलग कार्बन होते हैं। ठीक है, जस्ट पहला कार्बन देख लो। ठीक है, ओके, मामला क्लियर एकदम, साथ के साथ लिखते जाना। अब आगे देखो, तो अब हम सिंपल राइट क्रॉस लगाते जाएंगे, ऐसे चलावयवता नहीं लिखेंगे। ठीक, डी हो गया। अब अगला ए कंपाउंड, कैसे भी शक्ल हो सकती है कंपाउंड की। यहां पे देखो ध्यान से, CO समूह है। CO समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, 2 अल्फा H इधर है, 2 अल्फा H इधर है, अंडरस्टूड। देखना ध्यान से, CH2 समूह लिखा हुआ है, CH2, टोटल 4 अल्फा H है। चलावयवता हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, बेंजीन मत बना लेना इसको। पता नहीं कौन बच्चा कोई नशे में रहता हो, ठीक है, बेंजीन बना ले। हाँ जी, इस कंपाउंड को जरा देखो ध्यान से। CO समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा। क्या यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ या ना? तो यहाँ पर टोटल 3 अल्फा H है। 3 अल्फा H है तो क्या है, चलावयवता दर्शाएगा? यस, ये चलावयवता दर्शाएगा। एक भी होगा ना, कम से कम काम चल जाएगा। FG, इधर भी मेथिल लगा दिया, इधर भी मेथिल लगा दिया। एमी का मतलब क्या होता है? मेथिल। क्या इसमें क्या CO समूह है? ये है। क्या CO समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन एकल बंधित है? अल्फा कार्बन। क्या इन पर हाइड्रोजन है? ध्यान से देखोगे तो कार्बन ने 3 बंध बना रखा है, चौथा हाइड्रोजन से बन रहा होगा। यहां पर टोटल 2 अल्फा H है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। चलावयवता होगी। समझ में आया? GH। हाँ, CO समूह है, अल्फा कार्बन है, लेकिन वहां पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों H हटा के मेथिल लगा दे, यहाँ पे दोनों H हटा के मेथिल लगा दे। उस पे जुड़े हुए आगे वाले कार्बनों से मतलब नहीं है, इसी पे होना चाहिए था हाइड्रोजन, इसी पे होना चाहिए था। 0 अल्फा H, नॉट ऑटोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ में आई? समझना बातों को जी। कैसा भी कंपाउंड आ सकता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सोल्व करना है, आराम से कर सकते हो। NO2, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा कार्बन, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब या तो इससे जुड़ा, या इससे जुड़ा, या इससे जुड़ा कार्बन क्या होना चाहिए? पहला बात तो वो अल्फा कार्बन होगा और वो sp3 होना चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, क्या NO2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या अल्फा कार्बन है? क्या यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चमक रहे हैं एकदम बढ़िया से। यहाँ पर 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H है, तो ये चलावयवता दर्शाएगा, डेफिनेटली दर्शाएगा। NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, sp3 कार्बन है, और 2 अल्फा H यहां पे दिखाई दे रहा है। ये चलावयवता दर्शाएगा। अरे क्लियर है मामला? हाँ जी, अब इस कंपाउंड में देखो जरा, क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है,
उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, इधर क्या जुड़ा हुआ है CH3, इधर क्या जुड़ा हुआ है CH3। क्या इस कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं? यस। अभी एक बंध फ्री, मतलब वहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ एक H यहां लगा हुआ है, एक H यहां लगा हुआ है। क्या यहाँ पे 2 अल्फा H है? यस, 2 अल्फा H है। ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आया क्या? कर सकते हो। अगला देखो, कोई भी कंपाउंड आ जाए आप डेफिनेटली उसको देख करके बता सकते हो। ये है बेंजीन। बेंजीन में सब कार्बन डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड है तो संकरण क्या हुआ? sp2। ठीक, यहां पे लगा दिया मैंने CO और इधर लगा दिया H। ये बन गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड। क्या बेंजल्डिहाइड टोटोमेरिज्म शो करता है? क्या बेंजल्डिहाइड चलाव योग्यता दर्शाएगा? तो पहली बात, CO समूह है। इधर वाला कार्बन sp2 है, उधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो कोई चलाव योग्यता नहीं होगी। नो अल्फा H, नो टोटोमेरिज्म। बेंजल्डिहाइड चलाव योग्यता नहीं दर्शाएगा। कंपाउंड इनके अलावा कोई और भी आ सकता है। समझ में आई मेरी बात? ओके। बेंजल्डिहाइड क्या चलाव योग्यता दर्शाता है? सिरे से खारिज कर देना, नहीं दर्शाता। आपसे बोल दे क्या एसिटोफिनोन दर्शाता है? अब आपको यही नहीं पता है एसिटोफिनोन क्या है, तो फिर सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं एसिटोफिनोन। क्या एसिटोफिनोन चलाव योग्यता दर्शाता है? इधर बेंजीन है, बेंजीन में तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें तो सारे कार्बन ही sp2 होते हैं। उधर वाला कार्बन क्या ये अल्फा कार्बन हो सकता है? एकल बंधित कार्बन sp3 संकरित होता है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा H। यहां पे टोटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कर सकते हो आराम से, डेफिनेटली एकदम बढ़िया मक्खन तरीके से कर सकते हो। फिर आपसे बोल दिया जाए क्या बेंजोफिनोन दर्शाता है? क्या बेंजोफिनोन चलाव योग्यता दर्शाता? तो अरे नहीं दर्शाएगा ना यार, इधर भी बेंजीन है उधर भी बेंजीन है, तो sp3 कार्बन है ही नहीं, और यहाँ पे हम उससे मतलब है, उससे मतलब है। ठीक है, नो टोटोमेरिज्म, नहीं दर्शाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन चलाव योग्यता दर्शा सकता है? जिसमें अल्फा H होंगे वही तो दर्शाएगा लल्ला, नहीं होंगे तो क्यों दर्शाएगा? समझ में आया? NLMO। क्या ये कंपाउंड चलाव योग्यता दर्शाएगा? क्या ये कंपाउंड चलाव योग्यता दर्शाएगा? CHO समूह, क्या इसमें CO है? अब ये तो खुद को देखना पड़ेगा। हाँ यार, ये वाला कार्बन sp3 तो है, एकल बंधित है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और जो कि sp3 है, लेकिन वहां उससे क्या जुड़े हुए? 3 मेथिल जुड़े हुए, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो काहे दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा ना, 0 अल्फा H, तो नो टोटोमेरिज्म। तो कंपाउंड की शक्ल कैसी भी हो, हमारे दिमाग में बस एक बात पता होनी चाहिए कि यार इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए, जिसपे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो चलाव योग्यता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तिलियल एकदम ठीक है। बाकी इसके उदाहरण मैं फिर GOC में करवा दूंगा, बाकी इसके उदाहरण GOC में करवा दूंगा, अनुनाद वाले कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड जो कि हम फिर आगे देखेंगे GOC में। ठीक है, ओके। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या इनमें से तो अभी एक भी कंपाउंड आपको नहीं लग रहा है कि जो चलाव योग्यता दर्शा सके? बिल्कुल, लगना भी नहीं चाहिए। अब आगे देखो, OP। क्या ये कंपाउंड चलाव योग्यता दर्शाएगा? क्या ये कंपाउंड चलाव योग्यता? अभी तो बस हमें हाँ ना का जवाब देना है बस, बाकी वो एक और भी कोई डाउट आपके मन में आ रहे हो तो अभी मत लाओ उनको, बस हाँ ना का जवाब देना है। सर ने बोला बस वैसा ही करूंगा। हाँ जी, देखो ध्यान से, इसमें 2 कार्बोनिल समूह है, ये और ये। तो अगर हम बात और साथ के साथ लिखते रहेंगे, कोई ये नहीं कि अगर सब पीछे वाली स्लाइड कर दो ना, साथ के साथ लिखते रहेंगे, कुछ भी हो रहा हो भले। हाँ जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस CO के सापेक्ष ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, इस CO के सापेक्ष ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। टोटल देखा जाए तो इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 2 5 और 3 8, टोटल 8 अल्फा H है।
टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड चला युक्ता दर्शाएगा। लेकिन अब बात करें कौन से कार्बन से दर्शाएगा, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे इससे, इस वाले कार्बन से टोटोमेरिज्म होगी। भाई हाइड्रोजन तो निकलेगा, लेकिन इसका निकलेगा, ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है। सबसे ज्यादा चांस इसके हैं। क्यों है, आगे पढ़ेंगे। अनुनाद की वजह से ज्यादा स्टेबल रेनाइन बनता है वहां पे। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा है तो समझो यार, कोशिश करो। ये कंपाउंड हमको दिया गया है, ये कंपाउंड हमको दिया गया है, ये कंपाउंड हमको दिया गया है। तो ये CO, इसके बगल वाला कार्बन एकल बंधित है, तो ये वाला अल्फा है। क्या यहाँ पे 2 अल्फा एच है? यस, ये वाला भी अल्फा है, इसके सापेक्ष ये वाला भी अल्फा है। तो 2 अल्फा एच यहाँ, 2 अल्फा एच यहाँ, 2 अल्फा एच यहाँ, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन ये चलायुता दर्शाएगा, लेकिन इससे ज्यादा आराम से चलायुता होगी। ठीक है मामला एकदम ओके। क्या ये कंपाउंड चलायुता दर्शाएगा? कीटोन समूह है इधर वाला, अरे इधर तो है ही नहीं, इधर वाला अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो है, ये वाला भी अल्फा कार्बन तो है, लेकिन उन पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। नो अल्फा एच, नो टोटोमेरिज्म। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप सभी को? इनमें से कोई भी कंपाउंड जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब एकदम सिंपल है। क्लियर है क्या मामला एकदम? क्या क्लियर है क्या मामला एकदम? क्लियर है क्या मामला एकदम? क्लियर है क्या मामला एकदम? ओके, तो आप आराम से डेफिनेटली अच्छे से सारी बातें क्लियर कर सकते। बेटा पी में ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा। ओके, क्यू वाले में ये भाई यहां पे भी 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच यहां है, 2 अल्फा एच यहां है, टोटल 6 अल्फा एच है। ठीक है क्या? एम वाले में क्या दिक्कत है भैया? एम वाले में इधर वाला CH3 रहा ना, CH3 रहा ना बेटा, ये CH3 रहा ना। ठीक है, CH3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दर्शाएगा। ओके, ठीक है, सबको आप घर पे बढ़िया दिमाग लगाना, सब क्लियर हो जाएगा। अरे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ढूंढे ढूंढे, एनसीईआरटी वाले इतने देते ही नहीं, तभी तो हम बोलते हैं क्लास वाला पढ़ो, एनसीईआरटी भी रहने दो। ठीक, ओके, क्लियर हो गया क्या? जी वाले में क्या दिक्कत है भैया? बेटा देखो ना, यहाँ इस कार्बन पे कहा, ये देखो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन, 2 अल्फा एच है, दर्शाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है? एच हाइड्रोजन कैसे देखें? देखो ना, आंखों से देखो भाई, आंखों से देखो, आपको पढ़ाया गया है ना, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आंखों से देखो ध्यान से कि कहां पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्वेश्चन आएगा पेपर। ठीक है, अरे हाँ या ना, ये कंपाउंड चलायुता दर्शाएगा, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर दर्शाएगा चलायुता। तो हम इतना तो क्लियर कर पा रहे हैं कि हाँ, हमें चलायुता आर वाला PQR वाला दर्शाएगा बेटा? नहीं दर्शाएगा। ये CO, इसके सापेक्ष ये अल्फा कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या तेरे को? इस पर कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इतनी बातें हमने देखी, PQR तक आ चुके हैं, इतनी बातें हमने देखी। अब आगे की कहानी, हाँ जी, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। यदि, लिखना मेरी बात, यदि क्या यार, सेतु कार्बन एटम भी, सेतु कार्बन एटम भी, अभी आपको नहीं सोचना है कि ये किसके लिए लिखवा रहे हो, बस अभी आप लिखो। ठीक है, सेतु कार्बन एटम भी चलायुता
नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, चाहे यह sp3 हो एवं हाइड्रोजन एटम्स रखता हो। ब्रेट्स BRETTS ब्रेट्स रूल के अनुसार, ठीक है, ब्रेट्स रूल के अनुसार। अब ब्रेट्स रूल हम जीओसी में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेट्स रूल हम जीओसी में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेट्स रूल हम जीओसी में पढ़ेंगे। देखो सेतु कार्बन क्या है बेटा, अभी कोई भी सेतु कार्बन नहीं है। सेतु मतलब जो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करे। अब देखो ध्यान से, ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है आपका सेतु कार्बन, ये वाला कार्बन है आपका सेतु कार्बन। ठीक है, पहले तो इस बात को समझ लो। अभी मैंने यहां पे उदाहरण नहीं लिखवाया, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि सेतु कार्बन कौन है, ये पहचान लो। देखो ये वाला कार्बन है आपका सेतु कार्बन, ब्रिज एटम। ठीक है, ये है सेतु कार्बन। ठीक, तो मैंने क्या बोला बेटा, सेतु कार्बन कभी भी चलावयवता नहीं दर्शाएगा, चाहे वो sp3 हो, sp2 होगा तो वैसे ही नहीं दर्शाएगा, भले हाइड्रोजन रखता हो। क्यों नहीं दर्शाता वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, बस आपको तो हाँ या ना में जवाब देना है अभी यहाँ पे। ठीक है, मामला एकदम कड़ा के मामला। अब देखो ध्यान से अगले उदाहरण, RS। क्लियर है क्या मामला? इनके नामकरण आपको नहीं करने बेटा, क्योंकि इनके नामकरण अपने सिलेबस में है नहीं। बस बाय चांस मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके आ जाए, घबराना नहीं है। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं। यहां पे CO समूह लगा दिया, ये वाला सेतु कार्बन है या नहीं है? अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, डायरेक्ट दिखा दिए मैंने। चलो मैंने दिखा दिए, पेपर में नहीं दिखाए जाएंगे। ये वाला यहां पर ये कीटोन समूह है, चलावयवता हो सकती है। पहली शर्त, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होना चाहिए। क्लिक, सही है वो बात। तो दूसरी बात, CO समूह से मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन। sp3 होना चाहिए, ये वाला sp3 है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3 है। क्लियर है मामला? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा है। परंतु ये क्या है? सेतु है, सेतु कार्बन है, सेतु कार्बन है, क्योंकि ये ब्रिज का काम कर रहा है ना बेटा। इस कार्बन को और ये कार्बन, ये दोनों सेतु कार्बन है, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक, सेतु कार्बन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ये वाला तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। बस ये वाला जो अल्फा कार्बन है वही हमारे काम का है। यहां पर 2 अल्फा H है जो चलावयवता दर्शा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? जीओसी पढ़ोगे आगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी एकदम। हाँ जी, ST डन है क्या मामला एकदम? ओके, सेम। क्या ये कंपाउंड चलावयवता दर्शा सकता है बेटा? तो अगर आप देखोगे इधर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये है आपके पास सेतु कार्बन, ये तो साफ साफ मना कर देगा, भैया मैं हाइड्रोजन नहीं दे सकता, मैं अस्थायी हो जाऊंगा। और केमिस्ट्री में जो भी काम होता है वो स्टेबिलिटी को पाने के लिए होता है, न कि स्टेबिलिटी घटाने के लिए। ठीक है, तो ये सेतु कार्बन है, और सेतु कार्बन चलावयवता में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, भले उसके पास हाइड्रोजन हो या ना हो। नहीं होंगे तो करेगा ही नहीं। और इधर भी हमने हाइड्रोजन ब्लॉक कर दिए तो 0 अल्फा H, 0 अल्फा H। क्या इतनी कहानी समझ में आई बेटा?
क्या इतनी कहानी समझ में आई हमको? ओके जी, इतनी क्लियर हो गई। STU, ठीक है मामला एकदम। क्या ये कंपाउंड चलायोता दर्शाएगा? क्या ये कंपाउंड चलायोता दर्शाएगा? फेल लाओ। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी एक कार्बन पर OH हो, इन प्लस ओल। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर ही OH हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर ही OH। ये ऑलरेडी इनोल रूप दे रखा है, मतलब चलायोता तो हो ही चुकी है ना, ये भी चलायोता दर्शाएगा। ये इनोल रूप दे रखा है, यह इनोल रूप दे रखा है, यह इनोल रूप दे रखा है। ठीक है मामला, ये दर्शाएगा UV। हर एक एग्जाम्पल अलग तरह का है बेटा। ठीक है, काफी यार, कौन सी ABCD पढ़नी थी अपन को। हाँ जी, तो क्या यहां पर आप इन क्वेश्चंस को देख करके फील कर पा रहे हो कि हाँ यार चलाओ योता तो हम करके रहेंगे, उसको समझ के रहेंगे। वो हमने समझ लिया, एक ही बार में क्लियर हो गया चलाओ योता। आई होप अब इतने क्वेश्चंस करवा दिए तो चलाओ योता आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है मामला एकदम? ओके, तो चलो एक दो क्वेश्चंस इसके लगा लो। हाँ जी, इनमें से कौन चलाव योता नहीं दर्शाता है? इनमें से कौन चलाव योता नहीं दर्शाता है? अब देखो नाम क्या लिखा है, कीटोइनोल। अब कीटोइनोल एक प्रकार की चलाव योता ही तो होती है, नहीं दर्शाता। हाँ जी, हाँ। अब यहां पे बताओ इनमें से कौन चलाव योता नहीं दर्शाता है? बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, पहले अब ये करो। क्या ये चलाव्यता दर्शा सकता है? क्या ये चलाव्यता दर्शा सकता है? क्या ये दर्शा सकता है? क्या ये? हमसे तो बोला है ना कौन नहीं दर्शाएगा, कौन सा नहीं दर्शाएगा? क्या पहली शर्त, यौगिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है? हाँ है, दो है सर यहाँ तो। ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन एल्फा, ये एल्फा, इससे जुड़ा हुआ ये एल्फा, ये एल्फा। इनमें एल्फा कार्बन है और एकल बंधित है तो वो sp3 है, बिल्कुल ये वाला तो दर्शाएगा। इसमें जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, यस, यहां पर ये एल्फा कार्बन है, इसके सापेक्ष इधर वाले को मतलब नहीं है, इसके सापेक्ष ये वाला कार्बन एल्फा है, 2 एल्फा एच यहां है, 2 एल्फा एच यहां है, टोटल इसमें 4 एल्फा एच है बेटा कंपाउंड में। इसमें टोटल 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6 एल्फा एच है, बिल्कुल दर्शाएगा चलाव्यता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इस वाले कंपाउंड में देखो ध्यान से, इस CO के सापेक्ष ये वाला कार्बन एल्फा हो सकता था, परंतु यह कौन सा दे रखा है बेटा? इसने sp2 दे रखा है, तो ये तो नहीं दर्शाएगा। ये वाला कार्बन कैसा दे रखा है? sp2 दे रखा है, नहीं दर्शाएगा। इस CO के सापेक्ष देखूं तो ये वाला भी sp2 दे रखा है, नहीं दर्शाएगा। sp2 दे रखा है, नहीं दर्शाएगा, इसमें नहीं होगी। और अगर आप लास्ट वाला देखोगे, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद OH है, इन प्लस ओल, ये ऑलरेडी इनोल रूप दे रखा है। हाँ या ना? अरे डी वाला तो होगा ना भैया, यही वाला कंपाउंड है ना जो चलाव्यता नहीं दर्शाएगा, वही अपना आंसर होगा। समझेगी नहीं समझे? समझेगी नहीं समझे? डन है क्या मामला? डन है क्या मामला? बेटा आप घर जाकर के ना इसको पढ़ना, कोई बात नहीं, अगर आपको हैंड टू हैंड समझ में नहीं आ रहा है ना, घर जाके एकदम ठंडे दिमाग से सोचना, फिर आ जाएगा। ठीक है, संडे आएगा कल, आराम से सोचना, ठंडे दिमाग से कर लेना। ये वाला बाद में करेंगे। अच्छा, चलाव्यता का कारण क्या है? चलाव्यता का कारण क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का, सक्रिय हाइड्रोजन का, या कुछ नहीं? किसका स्थानांतरण होता है? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है क्या मामला?
ओके, कौन चलाव योग्यता नहीं दर्शाएगा? कौन चलाव योग्यता नहीं दर्शाएगा? सर जी CO है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 चमचमाते हाइड्रोजन, 3 चमचमाते हाइड्रोजन, 6 अल्फा H, ये तो दर्शाएगा। ये इन प्लस ओल ऑलरेडी इनोल दे रखा है, मतलब ये दर्शा चुका है। NO2 समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, आय हाय हाय हाय, 3 अल्फा H है, अरे मजा आ गया सर। यहां जरा देखो ध्यान से, CHO इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा है, और भाई साहब भले ये sp3 है, ओए होए 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 होए, यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है। नो अल्फा H, सो नो अल्फा H, तो नो टॉटोमेरिज्म। क्या ये क्लियर हो गया क्या मामला? 0 अल्फा H, वेरी गुड बेटा। बस आपकी निगाहें अल्फा हाइड्रोजन को तलाशे, और अगर वो है तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। क्या हो गया हर्षिता जी? बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है हर्षिता यादव, क्लियर है क्या मामला? ओके एकदम। और क्या हो गया हर्षिता जी? बेटा ऐसा क्या दुख हो गया आपको, है ना, ऐसा बोल रहे हो आप, गलत बात, ठीक है, सबका क्लियर है भैया? ओके, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, तो भाइयों सारी बातें क्लियर हो गई। इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन, इनमें से एक आध क्वेश्चन सुमित, ठीक है बेटा, सब क्लियर हो गया एकदम मक्खन है? टी वाला बता दो क्या है यार, ये टी तो घर पे पियो ना आप। हाँ जी, PQRST, टी में, अरे भाई ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन तो मना ही कर देंगे। इस वाले कार्बन पे कहां अल्फा हाइड्रोजन है? इस वाले कार्बन पर ये अल्फा कार्बन, यहां हाइड्रोजन कहां है क्या हाइड्रोजन? नहीं है। अब यहां पर U वाले में ये ऑलरेडी नोल दे रखा है, L वाला बता दो। अरे बस ना, ठीक है कर लेना आप, बार बार ऐसे पूछोगे, सब अलग अलग पूछ रहे हो सर, ये ABCD वापस दोबारा याद करवा दोगे मेरे को याद है ABCD, ठीक है बेटा, खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई करना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया भैया चलाव योग्यता की क्या शर्त होती है, कौन सा यौगिक चलाव योग्यता दर्शा सकता है। एक दो कंपाउंड और होते हैं जो चलाव योग्यता दर्शा सकते हैं, उसके लिए भी एक नोट लिख लो। हाँ जी, नोट लिख लो। हाँ जी, यदि किसी अणु में यदि किसी अणु में, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि किसी अणु में कोई ऐसा sp3 संकृत कार्बन उपस्थित हो जिस पर उपस्थित हाइड्रोजन, जिस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, जिस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के साथ, अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के साथ संयुग्मन दर्शाते हो, संयुग्मन दर्शाते हो, तो वह भी चलाव योग्यता दर्शा सकता है, चलाव योग्यता दर्शा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर अनुनाद क्या होता है, हम पढ़ेंगे GOC में, ठीक है ओके। संयुग्मन का मतलब क्या होता है मैं भी यहां पे बता दूंगा। हाँ जी, अरे बेटा अगर बाई चांस वो क्लासेस ले रहे हैं तो फिर या तो सब एक साथ मना कर दिया करो, ठीक है। टोटोमेरिज्म क्या है बेटा नहीं पता, मंजीत बेटा ऐसे कमेंट मत करा कर, ठीक है, भरी सभा में सुन लेगा सबके सामने।
ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर उदाहरण, हाँ जी, पी यू तक हो गया वी। यदि किसी अणु में कोई ऐसा कार्बन है, पढ़ाऊंगा इसके बाद अगला टॉपिक वही है, यदि किसी अणु में कोई ऐसा कार्बन है जो कि sp3 है और उस पे उपस्थित हाइड्रोजन, उस पे उपस्थित हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के साथ संयुग्मन दर्शाता हो अनुनाद के द्वारा, तो वो भी चलायोता दर्शा सकता है। देखो बेटा ध्यान से देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां पर, जरा देखो ध्यान से। HCO CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। प्लीज प्लीज, अरे यार सबर कर लो ना राजेश भैया, पढ़ लो ना इधर। इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो बेटा, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए मेरे लाल, ध्यान से देखिए। क्या इसमें क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है? हाँ जी है। क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन है? इससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब देखो ध्यान से, संयुग्मन में कोई ऐसा कार्बन है, संयुग्मन मतलब एकांतर क्रम, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, यही कार्बन आया। ध्यान से देखिए मित्रों, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, यही कार्बन आया। क्या मैं यहां पर ये समझ रहा हूं कि यार ये वाला कार्बन संयुग्मन में है? अनुनाद क्या है राजकुमार आगे पढ़ेगा। यहां जरा देखिए बेटा, पहली बात तो इस कंपाउंड में ये एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, सब मानते हो? यस मानते हैं। और इससे दूर कहीं पर ये वाला कार्बन sp3 है, जो कि अल्फा कार्बन तो नहीं है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, बिल्कुल। क्या यार ये डबल बॉन्ड इस कार्बन तक एकांतर क्रम में पहुंच रहा है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, ये वाला ही कार्बन आया। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, यही कार्बन आया जो कि sp3 और जिसके पास हाइड्रोजन है मित्रों, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, क्या ये वाला हाइड्रोजन भी चलावयोता दर्शा सकता है? यस, यहां पे चलावयोता हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? x y u v w, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इस कंपाउंड को देखो जरा, क्या ये कंपाउंड चलावयोता दर्शाएगा मित्रों? सर इधर तो नहीं दर्शाएगा, नक्को, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे के सारे डबल बॉन्डेड है। इस कार्बन पे मैं खड़ा हो गया, अल्टरनेट ऑर्डर में कोई ऐसा कार्बन आ रहा है क्या? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, ये कार्बन, इस कार्बन की बात हो रही, इसकी नहीं हो रही है। इस कार्बन पर देखिए मित्रों, क्या इस कार्बन पर मैं स्टार लगा दूं आपके लिए? स्टार मतलब किरेल कार्बन नहीं, ठीक है, स्टार मतलब इस कार्बन पे मैं खड़ा हुआ हूं। इस कार्बन पर देखो जरा, हटा दो यार, तुम में से कोई बोल देगा किरेल ले गई, इस वाले कार्बन की बात हो रही है। क्या ये कार्बन आप ध्यान से देख पा रहे हैं? क्या ये कार्बन, पहली बात तो sp3 है, sp3 है। क्या यहां पे हाइड्रोजन है? हाँ, यह भी इस CO के साथ टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है क्या मामला? एकदम क्लियर है? क्लियर। अगला WX, हाँ जी, इस कंपाउंड को देखिए जरा मित्रों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहां पर ये वाला कार्बन, डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल, यही कार्बन देखो। क्या ये वाला कार्बन, पहली बात तो sp3 है? क्यों? क्योंकि चारों बंद एकल बना रहा है, यहां पे हाइड्रोजन है। क्या ये वाला कार्बन
इस CO के साथ रेजोनेंस शो कर सकता है? यस। अगर मैं यहां से H+ हटा दूंगा ना बेटा, फिर वो बाकी आगे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, बस सिंपल सा ये देखो, ये वाला कार्बन sp3 है जो अल्टरनेट ऑर्डर में आ रहा है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, ये वाला कार्बन, हाँ, जहां पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, सारी बातों को एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन है। क्या अब हो सकती है? अब नहीं हो सकती है, हमने उस रास्ते को ही बंद कर दिया। वहां पे हाइड्रोजन नहीं है ना भाई, ये वाला कार्बन sp3 तो है। यदि किसी अणु में कोई ऐसा sp3 कार्बन उपस्थित हो जिस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु इसमें है क्या? नहीं है, तो यहां पर नो टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, Z फॉर जेब्रा, ठीक है, वो भूल गए अपन, Y तक आती है अपन को। तो क्या क्लियर में हो गया मामला? टॉटोमेरिज्म दर्शाने के लिए ये जितने भी कंपाउंड थे ना बेटा, वो सब मैंने बता दिए आपको, सब तरह के कंपाउंड में यहां पर आपके सामने परोस चुका हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, एकदम मक्खन है, सब आप कर सकते हो अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है तो। जी हाँ, क्लियर है? ओके, समझ में आया सबको? घबराने की बात हो नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है, बस कंपाउंड को देखते ही आपको चमकना चाहिए कि यार ये क्या चल रहा है, उच पोच। ये कर लोगे तो एकदम सब मस्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने ये देख लिया कि भैया चलाव योग्यता कौन से कंपाउंड प्रदर्शित कर सकते हैं, चलाव योग्यता प्रदर्शित करने की क्या शर्तें होती है। अब हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है? कीटोइनोल चलाव योग्यता, जो हमारा मेन पार्ट है। कीटोइनोल चलाव योग्यता पढ़ेंगे, थोड़ा सा कैसे कन्वर्ट होता है वो देखना है, बाकी कौन से दर्शाते हैं वो हमने कर लिया है। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर आपने आगे चल करके एक क्वेश्चन देखा होगा कि यार किसका इनोल रूप ज्यादा स्थायी है। तो अब यहां पर इसको हमें करना है, तो अब हमें यहां पर पढ़ना पड़ेगा कीटोइनोल चलाव योग्यता। हेडिंग डाल लो, कीटोइनोल चलाव योग्यता। कीटोइनोल चलाव योग्यता ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कीटोइनोल चलाव योग्यता हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसके कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को हमें जानना है। पूरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कोई भी आपने इधर उधर की लापरवाही करी तो नुकसान है। हाँ जी, ओके। तो कीटोइनोल चलाव योग्यता बेटा हमें अभी अभी देखा था कि क्या होता है, कीटोइनोल चलाव योग्यता कैसे हो रहा था। तो जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको यहां पर एक उदाहरण दिया था, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाते हैं। ठीक है, एक बार भले मैं वहां पर आपको जीओसी में फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस अभी यहां पर आपको मैं समझाना चाहता हूं। CO समूह है, ये वाला कार्बन sp3 है, इस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई एक दर्शा दिया। होता कैसे ये कन्वर्जन? होता क्या है बेटा कि यार ये देखो ध्यान से, CO समूह, हर एक बात को ध्यान से समझना। एक बंदे सिग्मा, एक बंदे पाई। सिग्मा बंद पाई बंद की तुलना में मजबूत होता है, मतलब पाई बंद दुर्बल है, क्योंकि पाई बंद समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, सिग्मा समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है। आमने सामने एकदम कक्षक चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये साइड वे, तो ये आराम से टूट सकता है। तो इसमें से किसी एक को पाईबंद मान लो। अब पाईबंद टूटेगा तो पाईबंद के 2 इलेक्ट्रॉन किस पर जा सकते हैं? सर, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है? सर, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये कार्बन बेचारा गरीब हो जाएगा। अरे भैया तू तेरा इलेक्ट्रॉन तो ले गया, मेरा भी ले गया, कैसा नकटा आदमी यार, मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले गया। अब ये कार्बन गरीब हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस वाले पड़ोसी कार्बन से पूछेगा। भाई जहां तक उम्मीद हो, हम क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस वाले से पूछे,
ठीक है, ज्यादा छोटे लोगों से हमें पूछने की जरूरत ना पड़े। तो ये कार्बन इस अपने कार्बन से पूछा, भाई तेरे पास कोई है क्या व्यवस्था? अब इस कार्बन के पास तो व्यवस्था तो नहीं है यार, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरा हाइड्रोजन लेना चाहे तो ले सकता है, मेरा हाइड्रोजन सक्रिय है। ये वाला अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास जो ये हाइड्रोजन बंध है, CH बंध, इस CH बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपने ऊपर खींच लेता है। जैसे ही खींचेगा यहां ऋणावेश आ जाएगा, और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो ये किसमें कन्वर्ट, यहां से क्या निकला H+ अलग हो गया। कैसे? इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का और एक इस हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए, बेचारे इस कार्बन पे क्या आएगी, गरीबी। गरीबी मतलब H+, हाँ या ना? हाँ। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां आ गया CH2, एक बंध तो पहले से बना हुआ था, ऐसी सिचुएशन है। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही यहां पर ऋणावेश आया, ये H+ घूमते घूमते उसके पास चला गया, यार मेरे को जोड़ लेना यार, मेरे को उस कार्बन ने अलग कर दिया कि ले आ जा तू यहां जुड़ जा। क्यों जुड़ गया? क्योंकि उस पर ऋणावेश है, इस पे धनावेश है, तो यह H+ निकल करके इस कार्बन से उस ऑक्सीजन पर चला गया। अब क्या यहां पे ऋणावेश था और यहां पे धनावेश बन रहा था, तुरंत यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यहां से CH बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर गए, और कार्बन से फिर यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगता है, पास वाला अपने अल्फा हाइड्रोजन निकाल करके उसको दे देगा, यहां चला जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, दैट्स इट। ये कन्वर्जन ऐसे होगा। तो ये था आपका कीटो रूप, और ये था बेटा आपका इनोल रूप। यही है कीटो इनोल चलाव युक्ता। उल्टा भी आप कर सकते हो, ये वाला OH बंद वापस इधर शिफ्ट कर दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, वो H वापस वहां का डाल दो। उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हो कि यार देखो ये वाला बंद आप इधर भेज दो, H फ्री इधर भेज दो, ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट कर दो, उल्टा प्रोसेस कर दो, जस्ट आप इधर आ जाओगे। अब काम की बात क्या सर, साम्य अवस्था में ये दोनों रूप है, कीटो भी है और इनोल भी है। तो यहां पर कुछ बहुत अच्छी बातें बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो ध्यान से। पहली बात तो क्या, लिखो, पहले लिखवा देता हूं, सामान्यतया कीटो की जो प्रतिशतता होती है वो इनोल से ज्यादा होती है। भाई है तो दोनों संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, दोनों 50-50% नहीं होते हैं, कुछ मात्रा कीटो की ज्यादा होती है इनोल से, ठीक। ओके, तो वैसे तो क्या होता है, सामान्यतः कीटो रूप इनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। कारण बताऊं, देखो ध्यान से, सुनना मेरी बात रसगुल्लो, सुनना, ध्यान सुनना, शायद अभी आपको समझना है लेकिन आगे चल करके आपको आ जाए। सुनना मेरी बात, ये हाइड्रोजन यहां किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, यस और नो। ये हाइड्रोजन यहां किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय होगा या एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय होगा? उड़ गया, उड़ गया, सब गया, उड़ गया तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। देखो, ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। सर आपने ये कन्वर्जन तो हमें बताया, लेकिन ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को रखेगा ही नहीं, तुरंत ऐसे फेंक देगा। कहां फेंक देगा? क्योंकि इस OH बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण वापस खींच लिए जाएंगे, इस H+ को वापस धुतकार के भेज दिया जाएगा। कारण इसका सिंपल सा ये है कि यार इनोल कीटो के रूप में ज्यादा अम्लीय होती है। अम्लीय का मतलब ये H+ आयन त्याग सकता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है,
विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो यह OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और वहां से H+ निकाल देगा। जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलता है, याद है? जैसे कि एसिटिक अम्ल है बेटा, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH, आपने देखे होंगे ना, आपने एसिटिक अम्ल देख लो, ऑक्जेलिक अम्ल देख लो, ब्यूटेनोइक अम्ल देख लो, बेंजोइक अम्ल देख लो, सब में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये फटाफट से उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और H+ निकाल देता है। तो यहां पर ये जो OH है, OH बंध का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, ये अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं, आगे हम जीओसी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये चला समायोजकता का ही पार्ट था तो मैंने यहां पे पढ़ा दिया। सामान्यतः कीटो रूप इनोल रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इनोल कीटो रूप की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। जनरली तो यही कहा जाएगा कि भाई कीटो रूप इनोल की तुलना में ज्यादा स्थायी है तो उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, उसकी मात्रा कम रहेगी। परंतु, और उस परंतु से ही क्वेश्चन आता है, देखा था अभी आपने कि किसका इनोल ज्यादा स्थायी होगा। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इनोल की मात्रा कीटो से अधिक होती है, कब? अभी हम देखेंगे। हाँ जी, समझिएगा बेटा, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो रटेगा उसका कटेगा, बढ़िया से पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो एकदम मक्खन आता है, नीट में तो कुछ आता ही नहीं है, एकदम ऊपर का दे देंगे, बताओ कौन चलाए होते दर्शाएगा, बस ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, अगर आता है तो इस टॉपिक से। ठीक है क्या? ओके, तो कब देखो ध्यान से। हाँ जी, यदि इनोल में एरोमेटिकता आ जाए, ठीक है, तो यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियों में इनोल की मात्रा कीटो से ज्यादा होती है। कब? यदि इनोल में एरोमेटिकता आ जाए, तो एरोमेटिक यौगिक तो ज्यादा स्थायी होते हैं भैया, वो हाइड्रोजन क्यों निकालेंगे हमारा। अगर कोई चीज स्टेबल हो रही, जैसे कि मान लो आपकी जॉब लग जाती, तो फिर आप कोई जॉब छोड़ना चाहेंगे? आपकी मान लो सरकारी नौकरी लग गई, आप छोड़ना चाहोगे? नहीं भैया, नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे हमारे। ठीक, ओके। तो यदि इनोल में एरोमेटिकता आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, अब वो H नहीं देगी। यदि इनोल रूप में H बॉन्डिंग, H बंधन उपस्थित हो, H बॉन्डिंग उपस्थित हो, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन निकालना चाह रहा था, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ा रहा, उस हाइड्रोजन को निकाल ही नहीं पाया। भाई इनोल क्या करता है? H+ त्याग देता है, लेकिन अगर मान लो किसी कारण से वो H+ न निकल पाए तो फिर कैसे कन्वर्जन होगा? भाई इधर से उधर तो जा रहा है, लेकिन उधर से इधर आ ही नहीं पा रहा है। भाई कीटो रूप से इनोल रूप तो बन रहा है, लेकिन इनोल से कीटो रूप बन ही ना पाया। वो हाइड्रोजन जब तक निकलेगा नहीं तब तक इधर आएगा नहीं, मतलब उसके हाइड्रोजन को किसी ने रोक लिया, H बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए किसी कारण से, भी बताऊंगा। ठीक, ओके। थर्ड वैसे तो इन दोनों से काम हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिकता आ जाए, ठीक है, इनोल
अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाए, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाए, अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाए। तो ये 3 जनरली कारण है, ये 3 बेसिक कारण है। तो ये 3 बेसिक कंडीशंस है जब इनोल की मात्रा कीटो से ज्यादा होगी, अदरवाइज तो कीटो ही ज्यादा होता है। क्या ये बात क्लियर है रसगुल्लो? ठीक है क्या मामला एकदम डन 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 डन? ओके, जैसे कि देखो उदाहरण, हाँ जी, जैसे कि देखिए बेटा उदाहरण, हाँ मैंने बात करी पहले उदाहरण के बारे में। इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, ये पहला कंपाउंड है। अब मैं इससे क्या कर रहा हूं, इसका कीटो रूप से इनोल रूप बनाना चाहता हूं। ठीक है, अभी आप इसको लिख लो, मैं इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन पहले करवा देता हूं। बी वाला देखो, हाँ जी, यहां पे लिया मैंने CH3 CO CH2 CO CH3, करेंगे दोनों ही। पहले ये वाला देख लो, ये वाला देखो, ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्या इस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है? यस, CO समूह CO समूह है, CO समूह CO समूह है या नहीं है? है। क्या इस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है? यस। क्या इसके इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, उधर भी अल्फा हाइड्रोजन? यस। मैंने आपको कहा था अगर यार किसी अणु में सक्रिय मेथिलीन समूह उपस्थित हो, सक्रिय मेथिलीन मतलब जिसके मतलब ऐसा CH2 समूह को बोलते हैं बेटा मेथिलीन, CH2 समूह को बोलते हैं मेथिलीन, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये वाला सक्रिय मेथिलीन है। इधर भी कार्बन, इधर भी CO, इधर भी समूह, दोनों तरफ से मौज है। तो जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, ठीक है, एक H कम कर दिया मैंने, ऐसे दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया उसको मैंने, वहां जगह नहीं थी, मैंने ऊपर दिखा दिया। यह है सक्रिय मेथिलीन समूह जिसके दोनों तरफ मौज हो रही है, इधर से भी खाने को मिलेगा, इधर से भी खाने को मिलेगा इसको। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसके CH समूह को इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं और यहां वाला पाई बंद इधर शिफ्ट कर दूं, जैसे हमने पहले किया था, CH बंद को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इधर हो गया सिंगल बॉन्ड, यहां लग गया H, यहां आ गया डबल बॉन्ड, यहां हो गया CH। कितनी बात समझ में आ रही है? देखो ये CH2 का ये H हट करके यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH हो गया, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां O से OH हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब इधर क्या था? CO था, इधर आ गया CH3, बाकी चीज एज इट इज। हमने कुछ नहीं किया रसगुल्लो, बस हाइड्रोजन हटा के यहां डबल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहां OH कर दिया, तो इन प्लस ओल ये बन गया इनोल। क्लियर है क्या? ओके। तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखवाया, यदि इनोल रूप में H बॉन्डिंग आ जाए, अगर ये हाइड्रोजन, अब देखो अगर ये हाइड्रोजन वापस निकल जाए, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन त्याग दे, तो वापस वहीं चला जाएगा, परंतु नहीं हो पाता ऐसा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अगर 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाए, जैसे कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उनके बीच में आ जाए, तो वहां H बॉन्डिंग हो सकती है। इस हाइड्रोजन के साथ ध्यान से देखिए बेटा, क्या ज्यादती हो रही है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो यहां पर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? H बंधन बोलते हैं। यार ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तू कैसे जाएगा मुझे छोड़ के, हाँ या ना? तो यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है, तो अब इधर आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो वहां फंस गया, हाँ या ना? दबोचने में आ गया, तो अब वापस इधर आ नहीं पाएगा। तो इसीलिए बेटा कीटो रूप की मात्रा यहाँ पे कम प्राप्त होती है। एक्सपेरिमेंटल इसकी मात्रा 24% कीटो रूप होता है इसमें, और यहाँ पर 24 हो गया, इधर 76% ये बन जाएगा, 76% इनोल रूप होता है, रूप पाया जाता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब इस वाले उदाहरण के अंदर देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं,
है ना, काटूंगा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। कैसे ही बनाओ बेंजीन, कोई फर्क नहीं है। यहां पे जरा देखिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन है, यहां पे जरा देखो ध्यान से 2, अरे यार गड़बड़ बना दिया क्या मैंने, मेरे को बेंजीन थोड़ी बनानी थी, मेरे को तो सीयू बनाना था। ऐसे 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 था, हाँ अब सही है, ये कंपाउंड था बेटा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, सुनना मेरी बात, सुनना, जैसे हमने यहां से देखो, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, जैसे हमने CH बंद शिफ्ट किया और ऋणावेश बनाया, तो वैसे ही यहां करो। आपने क्या किया, कोई भी एक CH बंद, इधर वाला या इधर वाला शिफ्ट कर दो, CH बंद शिफ्ट किया, यहां आएगा ऋणावेश, EH प्लस फ्री। अब यहां जैसे ही ऋणावेश आएगा, थोड़ा सा समझना बेटा, दिल पे हाथ रख के, ऋणावेश बनेगा यहां पे, ऋणावेश सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ऋणावेश, अनुनाद हो जाएगा। ये अनुनाद की शर्त होती है, एकांतर क्रम में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां अनुनाद हो सकता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो यह बंद यहां शिफ्ट हुआ, यहां आया ऋणावेश, ऋणावेश सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल, तो कहीं ना कहीं यह ऋणावेश, यहां जो ऋणावेश बनेगा वो अनुनाद के कारण यहां चला जाएगा मित्रों, और यहां पर अब होगा क्या, यहां हो जाएगा OH, ओके, यह ऋणावेश आएगा, यह ऋणा, इसको ऑप्शन नंबर बी, यार अब आपने पहले, मैंने गलती कर दी, इसको पहले लिखवा दिया, ठीक है। यहां जैसे ही ऋणावेश बनेगा, यह ऋणावेश फिर अनुनाद दर्शाता है, अनुनाद दर्शाने से फिर यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, ये वाला यही रहता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल बन जाता है, फिनोल बन जाता है, जो कि एरोमेटिक है, फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिकता, एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक स्टेबल होता है, तो वापस इधर नहीं आएगा, तो इसी की मात्रा ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो क्या मेरी बात समझ में आई क्या? एक बार यहां पर जरूर अपनी आपकी राय में चाहूंगा। हाँ जी बेटा, हार्ड नहीं है बेटा, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। सर प्रतिशतता कैसे पता करते हैं? नहीं करनी, वो एक्सपेरिमेंटल है बेटा, एक्सपेरिमेंटल है। हाँ या ना, क्लियर हो गया क्या मामला? सर कैसे पता करेंगे कि ये sp3 है? बेटा यार 4 सिग्मा देखना बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में संकरण क्या होता है? sp3। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, क्या समझ में आया क्या सबको? बेटा दोबारा से देखना, जिसको समझ में नहीं आया उठाकर पटक दो, उठा करके यहां डाल दिया मैंने, खत्म हो गया एकदम मामला। क्या एकदम समझ में आया? देखो थोड़ा सा टॉपिक तो बढ़िया है, और ये टॉपिक बढ़िया बच्चों के लिए ही है, और जो कुछ भी नहीं पढ़ते उनको तो सब ऊपर से जा रहा होगा। सर ये 3 डबल बॉन्ड कैसे हो गए? अनुनाद की वजह से हो गए, अनुनाद की वजह से। हम आगे पढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, अनुनाद में आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैं खुद बोल रहा हूं, साक्षात कामेश कुमार जांगिड आपसे बोल रहे हैं कि हम आपको आगे अनुनाद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको ये और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है मामला। तो कीटो इनोल चलावयोता क्या होती है ये हमने देख लिया, कीटो इनोल चलावयोता क्या होती है ये हमने देख लिया, ये देख लिया। अब एक क्वेश्चन ये देखो, इसको ट्राई करो एक बार। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को, किसकी इनोल रूप अधिक स्थायी है? मतलब कीटो ज्यादा स्थायी होती थी, कभी कभी इनोल स्थायी हो सकती है, तो बताओ किसमें? हाँ जी, किसका इनोल रूप ज्यादा स्टेबल है? पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का या चौथे वाले का? देखते ही आंसर आ जाएगा तुरंत, एकदम गूगल बाबा बन जाओगे आप, तुरंत जवाब दोगे इसका। सब पहले जीओसी क्यों नहीं पढ़ा है बेटा? ये समावयोता का ही पार्ट है, थोड़ा सा देख लो, वहां पे ही पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें नया नहीं लगा, वरना तुम में से बोला वैसे चलावे तो छुड़वा दिया आपने। देख लो बन गया। देखो ये कीटो रूप, अब कीटो से इनोल में गया, कोई एरोमेटिकता ही नहीं आई, ऐसा कौन सा कंपाउंड है भैया? यही ज्यादा स्टेबल है इसमें, तो मतलब इन दोनों में से इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी। हाँ जी,
और यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये कीटो रूप क्योंकि CO समूह है, इन प्लस ओल इनोल है, लेकिन एरोमेटिकता नहीं है। यहां डबल बॉन्ड आया तो बेंजीन बन जाता, इसी की मात्रा ज्यादा होगी। इन दोनों में जरा देखो ध्यान से, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इनोल बना दिया, यहां से भी H निकाल के यहां इनोल बना दिया भैया, तब भी मात्रा इसी की ज्यादा रहेगी। और अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से, ये कीटो और ये इनोल, लेकिन ये बेंजीन है, एरोमेटिक बन गया भैया, एरोमेटिक बन गया तो इसकी प्रतिशतता ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? एरोमेटिक क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या क्लियर हो गया मामला? क्या इतना जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? क्या क्लियर कर सकते हो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, आपके नीट के सिलेबस में इससे अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता। आपके नीट के सिलेबस में बेटा एरोमेटिक, पहली बात तो चलाव्यता क्या होती है, इस पे कुछ कौन चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, किसका इनोल ज्यादा स्टेबल होगा, ये। तीसरा क्वेश्चन ये, किसमें इनोल की मात्रा ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, सर ये कन्वर्जन होता कैसे है, क्या कौन सी अभिक्रिया होती है जिससे ये होता है? अपने आप तो नहीं जाएगा ना, ये वाला अपने आप तो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो माध्यम लेना पड़ेगा, हाँ या ना? सर ये अभिक्रिया कैसे हो, ये एक टाइप की अभिक्रिया तो हो गई ना यार, यहां से H निकल करके यहां चला गया, कोई नया कंपाउंड बन गया यार, ये तो यार ये कैसे पॉसिबल हुआ? कुछ तो रीजन रहा होगा दया। तो चलो देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, नोट लगा के लिखो। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखो ध्यान से यहां पर नोट लगा, हाँ उसमें 99% वो बन जाता है, वो 1% रह जाता है, शेनशाह। ठीक है, ओके, हाँ। अब जरा देखो ध्यान से नोट, चलाव्यता के लिए मुझे कुछ माध्यम लेना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। ठीक है, चलाव्यता अम्लीय अथवा क्षारीय, अम्लीय मतलब H प्लस आयन की उपस्थिति में, अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम मतलब OH माइनस आयन, अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम दोनों में संभव हो सकती है, दोनों में संभव हो सकती है। ओके, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। टोटोमेरिज्म इट इज कैटेलाइज्ड बाय एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया। दोनों मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी ये कन्वर्जन हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी ये कन्वर्जन हो सकता है। अब इसके बारे में भी मैं यहाँ डिटेल में बताना नहीं चाहूंगा, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये इनोलेट आयन क्या होता है, इसलिए भी कुछ बातें मैं नहीं करूंगा। बस आप ये कीटो इनोल चलाव्यता समझ गए। थोड़ा सा जितना मेरे को बताना था उतना मैंने आपको बता दिया बेटा। इस चलाव्यता को फिर बाद में मैं फिर बता दूंगा जब हम GOC कर ले चुके होंगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा जी? सबको एकदम बढ़िया से मक्खन तरीके से समझ में आ गया? ओके, इसका जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। बिना कुछ बोले हेडिंग डाल लो त्रिविम समावयवता। ठीक है, अभी पूरे 7 मिनट बाकी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, SI, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता क्या होती है? संरचनात्मक समावयवता क्या होती थी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना में भिन्नता हो एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, और ये समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। अब त्रिविम समावयवता की बात करें
वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं भी समान हो, जिनके अणुसूत्र भी समान हो, संरचना भी समान हो, परंतु उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। त्रिविम आकाश। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। वे समावयवी, वे यौगिक, वे यौगिक, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र, संरचना सूत्र दोनों समान हो, दोनों समान हो, परंतु परंतु त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश में, आकाश में परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं या समूहों की व्यवस्था की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। इसे ही त्रिविम समावयवता कहा जाता है। समावयवता कहते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? तो आप आराम से अब समझ लेंगे बेटा। त्रिविम समावयवता क्या होती है कि जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र। सर अगर संरचनाएं समान होगी तो इनके क्या आईयूपीएसी नेम सेम होंगे? क्या अगर संरचनाएं समान है तो क्या इनके आईयूपीएसी नियम से, क्या इन सबके आईयूपीएसी नेम सेम होंगे? यस। दो कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान है, संरचनाएं समान है, बिल्कुल उनके आईयूपीएसी नेम भी सेम होंगे, बस उनके विन्यास अलग अलग हो सकते हैं, सिस या ट्रांस, आर या एस, ई और जेड। ठीक है, तो नोट लगा के लिख लो। नोट 1000 का लगा लेना बेटा, कहीं तो इस्तेमाल करें इसको। त्रिविम समावयवियों के, त्रिविम समावयवियों के, यवियों के आईयूपीएसी नाम समान होते हैं, समान होते हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद की कहानी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं ऑर्गेनिक के साथ गुरुवार को, मंडे को इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो बढ़िया से समझ लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, सारी बातें एकदम मक्खन हो जानी चाहिए। समझ में आया बेटा आज का पूरा टॉपिक? आज का पूरा टॉपिक समझ लेना, इसको टाइम दे देना, हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर मरे न होएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरी ऑर्गेनिक सीक्वेंस में चलेगी। अब आईयूपीएसी पढ़ाया, फिर समावयवता पढ़ाया, फिर अगला जीओसी इसी से रिलेटेड है, फिर जीओसी खत्म हो जाएगा तो आगे वाला टॉपिक उसी से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए इस सीक्वेंस को बनाया जाता है। एक भी चैप्टर छोड़ दिया बीच में से फिर अगला कुछ समझ नहीं आएगा। तो डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। मजे से पढ़ोगे बढ़िया समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, उड़ जाएगा। थैंक यू बेटा, जय हिंद। हाँ जी, और अगर कोई बच्चा बेटा कल, अगर कोई बच्चा कल आना चाहे लखनऊ में, अब मैं वो बात कर लेता हूं। अगर कोई बच्चा तुम में से लखनऊ का हो तो आ जाना, दूर का हो तो मत आना, फालतू परेशान होगे। ठीक है, और लखनऊ में कहां हम मिल सकते हैं? अपन मिल सकते हैं इको गार्डन लखनऊ में। ठीक है, इको गार्डन में हम मिल लेंगे 10 बजे। ठीक है, 10 बजे, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। अगर कोई दूर से है तो मत आना प्लीज, आपको परेशानी होगी। अगर कोई लखनऊ से ही बिलोंग करता है तो 10 बजे इको गार्डन में पहुंच जाना। रेलवे स्टेशन के आसपास ही देखा है मैंने, तो गूगल पे देखा था हमने दोनों ने, तो आप वहां पर आकर के मिल सकते हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ओके बेटा, क्लियर? बाकी परेशान मत होना, और बाकी फिर बढ़िया से आप अपने काम में लगे रहना, जो काम कर ही रहे हो, और पढ़ाई करते रहना अच्छे से। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। जो भी आना चाहे आ सकता है, 10 बजे हम मिल जाएंगे यहाँ पर
11 बजे नहीं मिलेंगे, 10 बजे ही मिलेंगे, 9 बजे शायद मिल जाएं, लेकिन 10 बजे तो आपको आना ही है, ठीक है, अगर रहते हैं तो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।